जल्द ही उत्तराखंड में लाई जाएगी नई खेल नीति। 23 नवंबर को होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति के प्रस्ताव पर बन सकती है सहमति। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर मंदिर के कपाट के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर शीतकाल के लिए किए गए बंद। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई गिरावट। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 7,747 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। किसानों के लिए खुशी की खबर। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर में चीनी मिल के पेराई सत्र का किया उद्घाटन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में चामुंडा अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों ने कराया जांच। शिविर में स्वास्थ्य जांच के बाद बांटे गए निःशुल्क दवाएं और चश्मे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हादसे की जानकारी सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित वाहन खाई में जा गिरी है। उत्तराखंड के चमोली का यह मामला है। वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो जाने की बात सामने आई है। वाहन में सिर्फ चालक सवार था। बताया जा रहा है कि बारात छोड़कर लौट रहा वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वाहन में सवार एकमात्र व्यक्ति जो वाहन चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में यह हादसा हुआ है। चमोली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। चमोली में बारात से वापस लौट रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वाहन में मौजूद चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सिर्फ चालक सवार था। और इस बीच एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड के लाल को देश नमन कर रहा है। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए मेजर विभूति डोंडियाल। जहां मेजर के परिवार ने राष्ट्रपति से यह सम्मान लिया। रामनाथ कोविंद ने परिवार को सम्मानित किया है। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए मेजर विभूति डोंडियाल। पुलवामा में 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था मेजर ने, और अपने इस अद्वितीय पराक्रम के प्रदर्शन के लिए मेजर को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। मेजर विभूति डोंडियाल उत्तराखंड के लाल, जिन्हें ये शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। रामनाथ कोविंद ने ये सम्मान दिया है। मेजर के परिवार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान लिया है। पुलवामा में 5 आतंकियों को मेजर विभूति डोंडियाल ने मौत के घाट उतारा था। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी और इसके लिए खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों से मिले सुझावों पर सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को खेल के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े, इसके लिए सरकार नीति बना रही है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक के दौरान नई खेल नीति के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता भी व्यक्त की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए अलग नीति के तहत काम किया जा रहा है। युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने की कवायद जोर शोर से की जाएगी। सभी ऐसे नौजवान, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े। सरकार उनकी चिंता करेगी। हम नहीं खेलेंगे।
द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर मंदिर के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे आज बंद कर दिए गए। सुबह 5 बजे से मधेश्वर मंदिर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। आराध्य का श्रृंगार कर आरती और भोग लगाया गया। साथ ही स्वयंभू लिंग को पुष्प अक्षत से समाधि रूप देकर पूजा की गई। इसके बाद सुबह 7:30 बजे बाबा की भोग मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान कर सभा मंडप में लाया गया। यहाँ पर धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ बाबा की चल उत्सव डोली ने मंदिर परिसर में मौजूद अपने ताम्र पात्रों और भंडार का निरीक्षण किया। साथ ही सुबह 8:30 बजे मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। बाबा की डोली ने मंदिर की 3 परिक्रमा के साथ ही अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान किया। बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए गोंडार पहुंचेगी। रांसी गिरिया होते हुए डोली 25 को ओंकारेश्वर ऊखी मठ मंदिर में 6 माह की पूजा के लिए विराजमान हो जाएगी। 25 नवंबर को रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार के आगमन को लेकर ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही 3 दिवसीय मधमेश्वर मेला भी 24 नवंबर से शुरू होगा। बाबा द्वितीय केदार के ओंकारेश्वर मंदिर आगमन पर 25 नवंबर को रुद्रप्रयाग जिले में डीएम की तरफ से जिला स्तरीय अवकाश भी घोषित किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 11 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमित 6 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 192 रह गई है, जबकि शनिवार को प्रदेश में 187 सक्रिय थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 7,747 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 9 जिले अल्मोड़, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित नहीं मिला। लेकिन अभी भी उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से कोविड प्रतिबंध जारी रहेंगे और लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर और गन्ना डालकर किया। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर चीनी पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहली गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल और बाल्टी देकर उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी मिल को निरंतर चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारियों को चीनी मिल सही तरीके से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे और किसान दूसरी फसल लगाने में जुट सकेंगे। साथ ही उन्होंने चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होने पर सभी किसानों को शुभकामनाएं भी दी। इस भाजपा की जो पहचान है, इस तराई की पहचान है सहकारिता की चीनी मिलें, और इन चीनी मिलों में भाजपा का प्रमुख स्थान है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और भाजपा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले। बाजपुर चीनी मिल का जो है पेराई सत्र 2021 बैच का आज शुभारंभ हुआ है। हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के उपस्थिति में, और मुझे खुशी है कि हमारी मिल जो है अभी चालू हालत में है, और जैसे जैसे हमारे यहाँ गन्ना आते रहेगा और हम किसी भी किसान को नहीं रुकेंगे, तो पूर्ण गन्ना हम देंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, पिछली बार जो समस्या आई थी वो बड़ी मिल के, हमारी मिल हाउस के मिल नंबर 1 और 2 में समस्या थी। समस्या ये थी कि उसकी फाउंडेशन खराब हुई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत पोखरी में चामुंडा अस्पताल के संयोजक और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत पोखरी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने यशपाल रावत का जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में चामुंडा काशीपुर के सौजन्य से पोखरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के करीब 320 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया।
शिविर में आए अस्पताल के संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत और उनकी टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच की और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर और नेत्र रोग चिकित्सक की तरफ से आंखों की जांच भी की गई और दवा, चश्मे, मास्क भी निःशुल्क बांटे गए। वहीं ग्रामीणों ने चामुंडा अस्पताल संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार से स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया, जिससे वो भली भांति परिचित हैं। इसके बाद यशपाल रावत ने कहा कि हमेशा ही सल्ट क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चामुंडा अस्पताल के संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत सल्ट में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा कम है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने और के लिए रामनगर और रानीखेत जाना पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य शिविर लगने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ गांव में ही मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया पोखरी शहर जेठम में हमारे सल्ट में और डॉक्टर यशपाल रावत चामुंडा जी की ओर से। और यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें बाई चांस आँख की, पेट की जो भी समस्या यहाँ पर हैं, सभी यहाँ पर आए, उन्होंने इसका लाभ उठाया है। और चामुंडा परिवार को, डॉक्टर साहब रावत जी को, समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने गरीबों को ध्यान रखा और हमेशा जनसेवा के काम में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए क्षेत्र में वासियों के लिए भी काम करते हैं, जो भी क्षेत्र की समस्या है उसके लिए वो काम करते हैं। चाहे वैसे कई जगह उन्होंने पूर्व में भी कैंप लगाए, इस समय भी कैंप लगा रहे हैं और जो भी उनके साथ जाते हैं हमेशा उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जिठुन में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा, उसमें लगभग 320 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और उनको तरह तरह की मरीजों को दवाएं वितरित की गई। इसमें फिजिशियन, सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन व चर्म रोग विशेषज्ञ थे और इनके मरीजों का हमने परीक्षण किया और उनको दवाइयाँ वितरित करी, चश्मे वितरित करे। देवभूमि में जिहादियों का जमीन पर कब्जा करना लगातार जारी है, या यूं कहें कि लैंड जिहाद का दानव थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला देहरादून से आया है, जहां जंगल के बीचों बीच मजार बनाकर लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है। देखिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड में लैंड जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिहादियों द्वारा वन विभाग, पहाड़, नदी और सभी प्रकार की जमीनों को लगातार जिहादी ताबड़तोड़ कब्जा कर रहे हैं। इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि ये बिना किसी रोक टोक के जमीन जिहाद को विस्तार दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून के रायपुर से सामने आया। पैगंबर सैयद अली के नाम से बने इस दरगाह के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगल के सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कुछ दिन पहले इसी तरह का एक और मामला सामने आया था। तब बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को खत लिखकर ऐतराज जताया था कि एक समुदाय विशेष के लोग पहाड़ों पर मजार और चर्च बना रहे हैं। अजेंद्र अजय की चिट्ठी के बाद एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया था। ये बवाल अभी थमा ही नहीं था कि एक और जमीन जिहाद का मामला फिर से सामने आ गया। देहरादून के इस जंगल में पहले एक छोटा सा मजार बनाया गया था, फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर मजार जिहाद खड़ा कर दिया गया। इस मजार जिहाद से लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वन भूमि को लेकर नई नीति बनाई, बावजूद इसके जमीन जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। नई नीति में स्पष्ट किया गया था कि वन भूमि का उपयोग कर उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचा गया तो उसके खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। मगर इसके बाद फिर जिहादियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन लैंड जिहाद की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच आज हम खड़े हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में, जहां मैं आपको आज हकीकत में दिखाऊंगा कि लैंड जिहाद को किस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग जो है उसको करार देते हैं और किस तरीके से लैंड जिहाद को सरकारी ज़मीनों पर पहले कब्जे की शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप ये दरगाह देख रहे होंगे, ये दो दरगाह आपको इस समय दिख रही होगी। करीब से पास से जाने के लिए मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि पास से जाकर दिखाएं कि ये दरगाह है और कब बनी होगी। आप अंदाज़ा भी देख सकते होंगे कि किस तरीके से रायपुर के जंगलों के बीचों बीच फॉरेस्ट विभाग की, कह सकते हैं वन विभाग की ज़मीन पर
कब्जा करके ये दरगाह जो है वो बनी हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको एक दरगाह जो बड़ी वाली दिख रही होगी, ये लगभग हम कह सकते हैं 20 से 25 साल पुरानी एक दरगाह है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उससे पहले ये दरगाह यहाँ पर अस्तित्व में जिहादियों ने ज़मीन पर कब्जा करके बना दी थी। इसके बाद आप ये छोटी दरगाह यहाँ पर देख सकते होंगे, जो इसके यहाँ पर जिनकी दरगाह बनाई है वो कहते हैं कि उनका नाम है पैगंबर सैयद अली, उनका नाम जो है वो बताया गया है कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ पर हर हफ्ते नमाज फतिया पढ़ने आते हैं। उन्होंने बताया है कि ये दरगाह जो है 15-16 साल पहले ही यहाँ पर बनी थी, जिसके बाद जो इनके सेवाकार थे वो यहाँ पर उनकी सेवा करते थे। उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी भी कब्र एक तरीके से समाधि जो है यहीं पर बना दी जाए, तो उसके इच्छा अनुरूप एक तरीके से आप देखिए कि फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर फिर से जिहादियों द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया। आखिर में आप देख सकते होंगे कि मस्जिद यहाँ पे दरगाह पे आने वाले लोग, किसी व्यक्ति को यहाँ पर सपना आया होगा रात को सोते हुए कि मैं यहाँ पर जो है पहले काम करता था, मेरी इच्छा है कि मेरी कब्र भी जो है यहाँ पर बना दी जाए, जिसकी पूरी की पूरी तैयारियाँ एक तरीके से यहाँ पर कर ली गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद वो यहाँ पर रोक दी गई। पूरी की पूरी ये दरगाह आप छोटी सी देखते होंगे, ये अस्तित्व में नहीं आ पाई क्योंकि आमजन का विरोध जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि दरगाह एक के बाद एक होना आमजन के लिए एक तरीके से खतरा और चिंता का विषय बन चुकी थी। ये कब्र आप देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस तरीके से जिहादियों ने यहाँ पर कब्र बनाकर एक के बाद एक कब्र यहाँ पर जो है वो लगातार बनती जा रही है। लेकिन सरकार का ध्यान इस रायपुर के जंगल में नहीं गया। क्षेत्रीय विधायक की अगर हम बात करें, उमेश कुमार काऊ यहाँ से क्षेत्रीय विधायक है, कई लोगों ने उनसे शिकायतें भी करी हैं दरगाहों के खिलाफ कि रायपुर क्षेत्र में काफ़ी ज़मीन जो है वो वन विभाग की है, सिंचाई विभाग की है, ऐसी ज़मीनों पर जो है जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं और जिहादी तत्व हम कहेंगे वो लोग जो है यहाँ पर साफ साफ आकर कब्जा कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मसूरी नगरपालिका को उत्तराखंड में पहला स्थान और देश में 51वां स्थान मिला है, जिसके तहत मसूरी नगरपालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त करने पर केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। मसूरी नगरपालिका परिषद के स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल करने पर मसूरी में खुशी की लहर है। वहीं मसूरी नगरपालिका परिषद के साथ मसूरी में 2016 में कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत करने वाले कीन संस्था के संस्थापक क्राइडर और उनकी पूरी टीम ने पत्रकार वार्ता करते हुए खुशी जाहिर की है। ब्रदर क्राइडर ने कहा है कि उनके तरफ से मसूरी को कूड़ा मुक्त करने की मुहिम सफल होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत मसूरी नगरपालिका परिषद ने देश में 51वां स्थान हासिल किया है, वहीं उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल किया है, जो मसूरी के लिए गर्व की बात है। हम लोगों ने जो हर एक घर पर जाकर हमारे सुपरवाइजर्स ग्रुप से, हमारे MSW से लेके हम लोग घर जाके उन लोगों को ये समझाया गया कि कूड़ा जो है हम अपने पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। जितना कूड़ा हम खड्डों में डालेंगे, हमारी अपनी नदी नालियाँ जितनी भी मसूरी से जो निकल रही हैं उससे जो है प्रदूषित होगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये भावना आई कि हम लोग कूड़ा दे के देखते हैं और कैसे होता है। तो आज जो है उसका हमारे को एक श्रेय मिला है और मैं पूरी नगरपालिका से लेके हमारी अपने कीन की कमेटी की, जो हमारी आज बैकबोन बैठी हैं, मिस्टर क्राइडर, हमारी सुनीता मैम, सुनील सर, तो इनका एक बड़ा सहयोग रहा है कि इनको उपलब्धि देने के लिए। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको भी पता है कि हर चीज़ों में बड़ी मुश्किल होती है, लोगों को आदत डालने में बहुत कठिनाई होती है। अब लोगों को मसूरी के जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मसूरी के लोगों की, जो उन्होंने ये मुहिम चलाई, मतलब ये आदत डाली है कूड़ा डिस्पोजल करने की, तो उसमें एक बहुत मतलब आज हम नंबर 1 पे इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि सबकी मेहनत है, पूरे मसूरी की मेहनत है इसमें। पर हम सेल करते हैं उसको और रिसाइकिल, जितना भी रिसाइकिल कूड़ा है वो हम आगे सेंटर्स में बेचते हैं, उसको बेच देते हैं। और जो गीला कूड़ा है हम सभी घर वालों को या जिनके जो गमले यूज़ करते हैं, जो पौधे लगाते हैं, वो जो उनका जो किचन वेस्ट होता है वो हम उनको सिखा रहे हैं कि आप उसको खुद ही कंपोस्ट करें और अपने गमलों में यूज़ करें। तो हमें जाके घर जाके लोगों को समझाना पड़ा कि आप अपना कूड़ा हमें दीजिए। तो तब तो ये एक मेंटालिटी थी लोगों में कि अगर हम अपना कूड़ा मुफ्त में खड्ड में फेंक सकते हैं तो हम आपको क्यों दें। तो लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को हमने समझाया, एक जागरूकता अभियान शुरू किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब ऐसा होता है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि घर में कूड़ा पड़ा है, आप आए क्यों नहीं लेने। तो पहले वहाँ से शुरुआत हुई कि लोगों को हमने कहा कि आप अपना कूड़ा हमें दीजिए, और अब वो खुद ही उसे
अलग भी करके दे रहे हैं गीले और सूखे में। मसूरी नगर पालिका की तरफ से मसूरी माल रोड के बैरियर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी पिक्चर पैलेस और गांधी चौक पर बैरियर को संचालित करने के लिए गुमटी बनाई जा रही है, जिसका स्थानीय लोग और कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गुमटी को माल रोड में पहले की जगह से माल रोड की ओर खिसकाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय पर यातायात में भारी परेशानी के साथ ही दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि माल रोड की गुमटी माल रोड में पहले की जगह स्थापित होनी चाहिए। वो तकनीकी जांच के बाद गुमटी का निर्माण कराया जाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका प्रशासन की तरफ से माल रोड के दोनों बैरियर की देखरेख के लिए एक निजी होटल को काम दिया जाए, जिसके तहत होटल दोनों बैरियर में प्रचार प्रसार करने के लिए बोर्ड होर्डिंग लगाए, जो गलत है। ये गुमटी सही तरीके से यहाँ पर नहीं लग रही है। टेक्निकली यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बन जाएगा इसके कारण, इसलिए जो है इसको यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। दूसरा विरोध ये भी है कि ये नगर पालिका ने ये सवाई को दे दिया है, और सवाई को देने का क्या मतलब है, ये जनता को समझाए नगर पालिका क्यों दे दिया। क्या नगर पालिका के पास पैसे नहीं है? क्या नगर पालिका के पास इंजीनियर नहीं है? क्या नगर पालिका के पास क्या कारण है? ये जनता जानना चाहती है कि सवाई को क्यों दे दिया। सरासर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक प्राइवेट संस्था को दे दिया गया है। एक होटल है यहाँ पर, सवाई होटल, उसे जो है ये 30 साल की उसमें रखरखाव के लिए दे दिया गया, जो कि नगर पालिका के लिए बहुत ही शर्म की बात है। नगर पालिका जो होती है उसका जिम्मा होता है कि जो सामान उसका है वो पीपी मोड पे नहीं दे। और मसूरी की नगर पालिका, आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगर पालिका है, सबसे पैसेदार नगर पालिका है। पहाड़ों की रानी मसूरी के बडोनी चौक के पास पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच वन वे में जाने को लेकर झड़प हो गई। पर्यटकों की तरफ से नियम का उल्लंघन किया जाने लगा, जिसके बाद पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। देखते ही देखते पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद अचानक पर्यटक ने अपने पिस्टल निकालकर पहले स्थानीय लोगों पर ताना और फिर हवाई फायरिंग कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का पीछा भी किया, लेकिन पर्यटक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गलत फायदा उठाकर मसूरी के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से इस पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ से जा रहे थे तो कैलसन के पास वन वे, तो ये हमारी गाड़ी के आगे आ गया। हमने बोला वन वे नीचे से चल जाए, नीचे से चल जाइए, तो ज़बरदस्ती करने लग गए और गाड़ी से उतर गए, बदतमीजी करने लग गए। फिर हमने बोला भाई जाने दो, और बदतमीजी गोली चली भी, गोली जो अभी कांड हुआ बाहर कुछ गुट बजों की यूपी 14 नंबर था, यूपी का नंबर था वो, यूपी का नंबर था यूपी गाड़ी। तो हमारे रेस्टोरेंट पे मैंने फिर अपने स्टाफ को बुलाया बाहर। फिर मैंने को एक बाहर से एक हमारा जिसमें हम वो करते ना कुछ लोहे का, एक मेरा बाहर गाड़ी के पीछे, पर क्या हुआ कि उन्होंने गोली चलाई, एक गोली का शूट किया उन्होंने, वो मेरे कान के पीछे से गई। ठीक है सर, और आज की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, आज की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं रोना नहीं चाहता, पर मैं अभी होटल से उनको खींच के ला सकता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ लेके आ सकता हूँ। कितने राउंड फायरिंग करी होंगी? एक राउंड फायर किया सर, एक राउंड फायर किया उन्होंने, और मार भी रहे, लोकल लोगों को मार भी रहे थे, जो बहुत शर्मनाक वो है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस आती, पुलिस। मसूरी में कंडक्टर और ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। बता दें कि सुबह 7 बजे जाने वाली बस सुबह 9 बजे चली, जिससे स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुबह छात्र छात्राओं को अपने पेपर के लिए स्कूल और कॉलेज पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच हुए विवाद को लेकर बस काफ़ी देर से खुली। ड्राइवर का कहना है कि कंडक्टर ने देर रात उसके साथ अभद्रता और मारपीट की। साथ ही ड्राइवर ने कहा कि जिसके चलते वो कंडक्टर के साथ बस नहीं चलाएगा। वहीं कंडक्टर का आरोप है कि उसके तरफ से ड्राइवर के साथ कोई अभद्रता और मारपीट नहीं की गई है। ड्राइवर बस लेकर जाने को तैयार ही नहीं था, ऐसे में बस लेकर कैसे जाते। लोगों का कहना है कि देर रात को कंडक्टर और ड्राइवर ने जमकर शराब पी और सुबह दोनों नशे की हालत में थे।
दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा। 7:30 बजे ये बस जाती थी, लेकिन 8:45 बजे ये बस यहाँ से गई ड्राइवर और कंडक्टर के आपसी झगड़े के चक्कर में। 7 बजे जो बस जानी थी 9:30 बजे गई, और उसके बाद ये हमारे जो स्कूल के बच्चे थे सारे, कॉलेज वाले सारे लेट हुए हैं। इनका हर्जाना कौन देगा? आए दिन के इनके झगड़े होते हैं, शराब पी के लड़ते हैं रात को। 7 बजे का ऑफिस टाइम है, इंचार्ज इनका पहुँचा नहीं। 8:45 बजे इंचार्ज आया है, 7 बजे ऑफिस खुला हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर उधर बैठा हुआ है, ड्राइवर उधर बैठा है, यात्री सारे परेशान हो रहे हैं। जब इसने बदतमीजी करी तब मैंने मारा इसलिए मैंने कहा मैं इसे साथ में ले जाऊंगा, गाड़ी जाएगी, जितने सवारी मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। इसने बदतमीजी करी मेरे साथ। पर ऐसे में आप दोनों के झगड़े में तो सवारियां काफी लेट हो गई ना। 7:30 बजे। तो क्या आपने इसके लिए अधिकारियों से शिकायत करी है क्या? कोई नहीं। अभी गुरुजी हम लोग यहाँ से गए नहीं, जब जाते तो शिकायत। आप कैसे ले जा रहे हो सवारी? अब मैं जा रहा हूँ, ये नहीं जाएगा कंडक्टर जाएगा, मैं गाड़ी नहीं जाऊँगा। कंडक्टर नहीं जाएगा, मैं गाड़ी जाके खड़ी करूँगा, पूरे अधिकारी को लिखित में दूंगा। इससे मेरे साथ क्या? काशीपुर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने क्षेत्रीय विधायक पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं किया जा रहा, सड़क के घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क जल्द ही खस्ताहाल हो गई है और आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी और कांग्रेस से लोहा लेने को पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अध्यक्षों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी की रणनीति पर बातचीत की गई। इस दौरान सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में सभी विधानसभाओं से दावेदारों के नाम उनके पास जिला अध्यक्षों के माध्यम से आ रहे हैं और 30 नवंबर तक दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद प्रदेश संगठन कुछ नामों को फाइनल करेगा। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव सोहेब अहमद का कहना है कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, जिसको देखते हुए कुमाऊं मंडल के सभी जिला अध्यक्षों के साथ यहां पर बैठक की गई। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब आज हल्द्वानी कैंप कार्यालय पहुंचे और कुमाऊं के सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और उनसे आज हमने आगे रणनीति बनाई। उन सबसे आवेदन मांगे, जो आवेदन आ चुके हैं वो आवेदन प्राप्त किए और आने के बाद अब 30 तारीख तक जो हमने डेट दी है, 30 तारीख तक आवेदन प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और 10 से 15 तक पहली सूची हम प्रत्याशियों की घोषित करेंगे। 70 की 70 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।